माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम गॉस लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास गॉस थॉम क्या है भाई। तो उसकी डेफिनेशन को देखेंगे भाई, क्या कह रहा है गॉस थॉम। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस, या बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो है उसका सरफेस इंटीग्रल इन ए फ्री स्पेस वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन दैट सरफेस। ठीक है, कोई भी हमारे पास ध्यान रखना कि गॉस थॉर्म के अंदर हमारे पास जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, गॉसियन सरफेस होगा। मतलब पोटेंशियल एवरी पॉइंट कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। तो और उसके अंदर जो टोटल जो लाइन इन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन है इसकी गॉस लॉ, गॉस थॉर्म की। ठीक है, मैथमेटिकली इसका जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो गया, फाई ऑफ ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। क्यू ऑफ आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब अगर एन नंबर ऑफ चार्ज है इसमें, मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये एन नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है या इनक्लोज्ड है विद इन दैट सरफेस, तो टोटल चार्ज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम और सफेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस। हमारे पास हमने ले लिया कि कोई सफेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर के अंदर प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो उसका गॉस लॉ को वो फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया डी एस। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्ड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो डी एस एलिमेंट होगा उसके कोरस्पॉन्ड जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो डी एस एलिमेंट जो सरफेस एलिमेंट हमने लिया है उसका जो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो आएंगी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इस डी एस सरफेस एलिमेंट का नॉर्मल का डायरेक्शन भी यही होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डॉट प्रोडक्ट को हटा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से वो कितना होगा, 1/4πε0 Q/r² इंटू आर यूनिट वैक्टर। ठीक है, डी एस सरफेस एलिमेंट और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एन नॉर्मल टू द सरफेस। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q/ds/r² आर इंटू एन। तो आर इंटू एन के बीच में एक क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है, कोसाइन ऑफ 0 cos 0 1। तो आर और एन यूनिट वेक्टर हमारे पास खत्म हो जाएंगे। रिजल्टेंट डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q/ds/r²। ठीक है, अब ये तो हो गया स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिसमें से पास होंगी वो। हम चाहते हैं कि टोटल जो सरफेस है उसकी वजह से क्या होगा, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा होल ओवर द क्लोज सरफेस एस। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं सरफेस, तो हमारे पास जो सरफेस एलिमेंट डी एस है उसके अलावा जो भी क्वांटिटी है वो सारी कांस्टेंट होंगी। तो उसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे सरफेस एलिमेंट डी एस का। तो 3 डायमेंशनल के अंदर जब हम सरफेस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी ओवर द सरफेस वो क्या होता है, सरफेस एरिया 4πr²। ठीक है, किसी भी सफ़ेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो भाई, इंटीग्रल डी एस ऑफ कॉलर सरफेस की जगह क्या लिख देंगे, 4πr²। तो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/ε0 यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस ओवर ए क्लोज सरफेस या फाई ऑफ ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, Q/ε0 टाइम्स हो जाएगा भाई। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आ गया, वही था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम।
तो अभी जो हमने किया था वो तो किसके लिए था, सफेरिकल सरफेस के लिए। तो अब हम करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास सरफेस है वो कैसा भी हो, उसकी शेप किसी भी टाइप की हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ द शेप, या सफेरिकल ना हो करके किसी और टाइप का हो, तो उसमें भी क्या गोस लॉ अप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम गोस लॉ करेंगे वो कैसा होगा, सरफेस कैसा होगा, गोजियन सरफेस होगा, मतलब उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। तो अब हम निकाल रहे हैं भाई। तो इसका हमने क्या किया, इसका कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ले लिया। तो इस ds सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये जो हमारे पास सरफेस है उसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिस सरफेस जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उसका जो नॉर्मल होगा वो हो गया सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से आउटवर्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ई डॉट डी एस हो जाएगा 1/4πε0 q/r², ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, और डी एस इंटू एन वैक्टर। तो आर डॉट एन हो जाएगा, आर डॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा, क्योंकि आर भी यूनिट वेक्टर है, एन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस वो भी यूनिट वेक्टर है, और उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो इस ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा वो ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आ गए अब हम। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और ओवर द क्लोज सरफेस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जब हम इसका वो इंटीग्रेशन करेंगे होल ओवर द सरफेस, तो ये वाली जो टर्म है ये क्या है, डी एस कोई भी सरफेस एलिमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। क्या होगा ये, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होगी कंप्लीट, अगर हम जब किसी भी क्वांटिटी की बात करें, थ्री डायमेंशन जो सिस्टम होगा उसकी चाहे शेप जो भी हो, उसमें सॉलिड एंगल की जो रिजल्टेंट ओवरऑल वैल्यू होगी वो कितनी होती है हमारे पास, 4π होती है भाई। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑल ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल कोई दे डी एस स्मॉल एलिमेंट है तो डी एस स्मॉल सॉलिड एंगल ले लिया डी ओमेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ऑल ओवर द सरफेस तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4π। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो सॉलिड एंगल 4π है वो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, q/ε0। तो रिजल्टेंट वैल्यू वही आएगी कि डी फाई ई डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, q/ε0 के बराबर ही आएगा भाई। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है डिस्कस डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थॉर्म। गॉस थॉर्म का यूज़ करते हुए हमें कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन निकाल के लाना है। तो देखो क्या कर रहा है, गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है कि जो ई डॉट डी एस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ऑल ओवर द सरफेस, वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस होगा भाई, ठीक है। तो इसी को लेके चलते हैं भाई, क्योंकि ई और एस के बीच में जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो कोस ऑफ थीटा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ई डी एस q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन किसका होगा, सरफेस एलिमेंट का। तो सरफेस एलिमेंट का जो टोटल सरफेस होगा वो सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो ये मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, या 4πr² q/ε0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E = q/4πε0r²। तो अगर इसी फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज कोई प्लेस करते हैं Q0, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी वो कितनी होगी, F जो होगा वो क्या होगा, Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है, ठीक है। तो Q से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो Q0 टेस्ट चार्ज हम लेके आएंगे इसके फील्ड में वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फोर्स हो जाएगी Q/4πε0r²। और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका है, कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थॉर्म। तो गॉस थॉर्म की कुछ एप्लीकेशन है, देखते हैं भाई। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, या चार्ज कंडक्टर कह सकते हैं। एक इनफाइनाइट कंडक्टर है हमारे पास, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट वायर जो होगा वो उसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, और
यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, तो वो क्या करेगा, एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि एक इनफाइनाइट वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके सरफेस, एक तो जो कर्व्ड सरफेस होगा आउटर, वो उसका सरफेस एलिमेंट होगा। तो ये हमने मान लिया कोई डी एस से सरफेस एलिमेंट है और इसका वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा जो सरफेस हो गया, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा मान लिया हमने, एक नीचे वाला, इसका जो सरफेस एलिमेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा, डी एस एलिमेंट इधर होगा उसकी डायरेक्शन, इसका जो सरफेस एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी भाई। ठीक है, तो ये हो गए इसके सरफेस एलिमेंट। तो 3 सरफेस हो गए, तीनों के कोरस्पॉन्ड हमने उसके सरफेस एलिमेंट ले लिए। अब ये जो इनफाइनाइट वायर था, इस पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, इस टाइप में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, सरफेस की 3 अलग अलग डायरेक्शन है। तो इस जो 3 सरफेस थे उनको हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, इस वाले सरफेस को नाम दे दिया ए, इस वाले को नाम दे दिया बी, और ये जो बचा हुआ कर्व्ड सरफेस है इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो ये 3 सरफेस आ गए हमारे पास। तो गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि ई डॉट डी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो पहले ई डॉट डी एस देखते हैं। ई डॉट डी एस क्या है, 3 अलग अलग सरफेस हो गए, तो 3 सरफेस के कोरस्पॉन्ड हो गया ई डॉट डी एस ऑफ सरफेस ए प्लस ई डॉट डी एस ऑफ सरफेस बी प्लस ई डॉट डी एस ऑफ सरफेस सी। तीनों सरफेस का निकाल देंगे तो टोटल ई डॉट डी एस होगा जो वो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं ए, तो ए में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, इसके नॉर्मल इधर, सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, कोस, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0 वैल्यू आ गई। दूसरा सरफेस एलिमेंट बी की बात करें तो यहाँ पे भी देखो इसकी सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एंगल कितना बन गया, वही 90 डिग्री। तो बी वाले के केस में भी कोस 90 हो गया, तो ये वाली कितनी हो गई, 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं हम। तो जो तीसरा सरफेस है वो कैसा है, वो कौन सा सरफेस है, वो हमारे पास सिलेंडर का आउटर सरफेस है, कर्व। ठीक है, ये वाला जो सी वाला पोर्शन है ये वाला सरफेस हो गया। तो ये कर्व सरफेस जो है इसके कोरस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, सरफेस की नॉर्मल टू द सरफेस भी आउटवर्ड होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। तो 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1, रिजल्टेंट क्या आएगा, ई डॉट डी एस। ठीक है, तो डी एस कौन सा है, सरफेस एलिमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस जो होगा सिलेंडर का, उसका एरिया एलिमेंट कितना होगा, देखो ये सरफेस है, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी एल। ठीक है, और ये सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, दिस इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ई डॉट डी एस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट डी एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारे पास लेफ्ट हैंड, अभी तक तो हमने ई डॉट डी एस को सोल्व किया है। अब बात करेंगे हम किसकी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू चार्ज होता है, अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। तो लीनियरली जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हमें उसकी चार्ज की वैल्यू ना पता हो करके किसके बारे में पता होगा, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पता होगा। तो लाइन चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से चार्ज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू लेमडा। ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एल इंटू लेमडा। तो ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल इंटू लेमडा बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर हो जाएगा भाई। तो ये आगे सेकंड इक्वेशन, और जो हमने वो निकाला था, क्या निकाला था कि ई डॉट डी एस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल के बराबर आएगा, यही था। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली थी हमने, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। तो ये दोनों की वैल्यू राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। तो जब दोनों को राइट हैंड साइड को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन क्या होगी,
ये वाली होगी ई इंटू 2 पाई r l दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई अपसाइलन नॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिर्फ क्या निकलना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई को रखिए, बाकी सारी क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई r नॉट इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अगर आप उसी टर्म में निकालना चाहो 4 पाई की टर्म में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ लेमडा बाई आर। वेक्टर फॉर्म भी करोगे तो ई वेक्टर जो हो गया वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ लेमडा बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारे पास उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो आर वेक्टर क्या बताता है, देखो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इनवर्ड होती है। तो अगर चार्ज हमारे पास क्यू जो था वो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आउटवर्ड होगी, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से इनवर्ड हो जाएगी भाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या नोट इन्होंने नोट में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, वो साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऊपर जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं उसके साइज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं सिर्फ उस डिस्टेंस के पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज़ द गॉसियन सरफेस शुड बी कंटेन द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन, उस पॉइंट पे डिपेंड करती है, गॉसियन सरफेस की शेप या उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसकी गॉस थ्योरम की वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेट शीट ऑफ चार्ज। हमने क्या किया, एक प्लेन शीट ले ली जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो ये जो हमने प्लेन शीट ली ये क्या होगी, डी एस को जीरो, ये वाले दोनों जो है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल है, तो दोनों सम अप हो जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो डी एस सरफेस एलिमेंट क्या होगा, ये सर्कल, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ ई इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा भाई। ठीक है, ये तो था लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को उठाते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होता है हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू ना दे करके हमारे पास क्या देखा है, सिग्मा दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस। ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस है यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमें हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई को एक साइड में रखो, बाकी जितने भी टर्म है उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ। ये जाएंगे, जो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या है, सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी भाई। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये क्या हो जाएगी, प्लेन के अंदर की तरफ हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हम आगे अभी देखेंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाइदर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉट रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। तो
रेडियस पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, तो उसके साइज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी बात जो नोट करने की है वो क्या, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे कंफ्यूज कर देता है और उसको फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। देखो क्या होता है, अगर जो हम प्लेन शीट हम ले रहे हैं उसकी कोई थिकनेस है, मतलब वो उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो जो चार्ज जो होगा वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो जो चार्ज इनक्लोज होगा विद इन द गॉसियन सरफेस वो क्या हो जाएगा, पहले जो चार्ज था उसका ट्वाइस हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पहले की बजाय 2 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले आ रहा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम प्लेन शीट की जगह एक थिक प्लेन शीट ले लें इस टाइप से जैसे, तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना वो क्या होगा, दो पैरेलल सीट है हमारे पास। हमने ले लिया कि दो पैरेलल सीट हैं और उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है थोड़ा बहुत। ठीक है, उनकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अलग अलग रीजन में। तो एक रीजन हमने मान लिया कि इस दोनों प्लेट से इधर लेफ्ट साइड में, एक रीजन हो गया दोनों प्लेट के बीच में, तीसरा रीजन हमने ले लिया दोनों प्लेट के राइट हैंड साइड में। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि जो सिग्मा वन जो है इंटेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है पहली वाली शीट की, वो दूसरी वाली शीट से ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड में ही होगी भाई। ठीक है, तो इधर हम बात करें फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और जो दूसरी वाली प्लेट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है इस रीजन में इधर ही होगी। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का डायरेक्ट सम होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। अब एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी। ठीक है, और दूसरे की वजह से भी कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले का होगा सिग्मा वन, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो पहले की क्या होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की क्या होगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आउट हो गया। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट रीजन में होगा वो कितना होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, पहले थर्ड रीजन को देख लेते हैं। थर्ड रीजन में देखिए, थर्ड रीजन में इसी तरह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आउटवर्ड, और इसकी वजह से भी आउटवर्ड होगी। तो थर्ड रीजन में अगर बात करें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वो भी आउटवर्ड होगी। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का डायरेक्ट सम E1 प्लस E2। पहले वाले को होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का भी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा क्या, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड की देखते हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में होगा क्या, इस पहले जो फर्स्ट प्लेट है हमारे पास उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आउटवर्ड, सेकंड की वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी लेकिन अपोजिट होगी भाई, क्योंकि इसकी बजाय जो ये है इसमें दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया था कि सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाले के केस में क्या होगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरे वाले का क्या होगा, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस के बराबर आएगा भाई। ठीक है, अब उसका जो सेकंड टाइप आता है इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, तो ये देखो, मान लिया हमने पहले वाला जो प्लेट है, अभी तो पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, दोनों प्लेट पॉजिटिव थी। अब हमने ले लिया कि पहली वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है
और दूसरी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है भाई, ठीक है। तो अगर पहली वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव है, तो होगा क्या, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन। इसकी वजह से क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी, तो ये इनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इनवर्ड हो जाएगी। तो अब हम उसी तरह से इसको 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। तो 3 रीजन में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया हमारे पास पहला रीजन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा, और ये हो गया हमारे पास तीसरा रीजन, ठीक है। तो पहले रीजन में जब बात करें तो देखो प्लेट जो 1 है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दूसरी वाली प्लेट है वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड रीजन में। चलो सेकंड रीजन में जाएंगे, देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी 1 की वजह से, और 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरे रीजन में चलते हैं। तीसरे रीजन में होगा क्या, ये हो गया हमारे पास थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में क्या है, पहली वाली प्लेट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दूसरी वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, तीसरा जो केस आता है वो दूसरे को ही मॉडिफाई किया है। देखो तीसरे केस में क्या कर रही है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, दूसरे में क्या था, इसकी सिग्मा 1 थी, इसकी सिग्मा 2 है। लेकिन अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो किसी सिग्मा के बराबर हो जाए, मतलब चार्ज तो अपोजिट है दोनों का, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो पहले वाले केस में जो फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो क्या आई थी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, यही आया था, ठीक है। तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों सिग्मा के बराबर है किसी सिग्मा के, तो एक प्लस और एक माइनस है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों सिग्मा के बराबर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कि रिजल्टेंट कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस केस में सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो होगी भाई, ठीक है। तीसरे केस में बात करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई। इस पे न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सफेरिकल सेल। एक सफेरिकल सेल है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि गॉस लॉ जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होगी, वो अप्लीकेबल होगी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने अपनी तरफ से क्या किया, इस सर्कल के जो हमारे पास स्फेयर था, स्फेरिकल सरफेस था, उसके ऊपर क्या किया हमने, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारे पास। गॉसियन सरफेस में कोई भी स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड होगा, और सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है स्फेरिकल सेल पे, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्या किया हमने कि कोई भी, ये क्या कह रहा है, एट पॉइंट P आउटसाइड द सेल, सेल से आउटसाइड में कोई P पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे P पॉइंट है कोई, ठीक है, जो हमने स्मॉल से एरिया एलिमेंट लिया है वो, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर दो। तो गॉस लॉ क्या कर रही है, E डॉट ds है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, तो कोस जीरो 1 हो गया, E ds क्योस ऑफ अप्लाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। तो
सरफेस एलिमेंट जो एरिया इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, सिर्फ सरफेस एरिया का। ठीक है, तो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो टोटल सरफेस एरिया। स्मॉल एरिया एलिमेंट से टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, किसी भी स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया 4πr²। तो ए इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो स्फेरिकल सेल की हो जाएगी वो क्या होगी, Q/4πε0r² के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ना दे करके सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में दे रखा है, तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, Q/सरफेस एरिया S के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये या फिर 4πr² कह सकते हैं, Q/4πr² के बराबर हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4πr²। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा, उस स्फेरिकल सेल की रेडियस होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है Q की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4πr², ये हो जाएगा Q। और ये वाले Q की वैल्यू यहाँ पे उठा करके आप यहाँ रख दो, तो ये कि जो टर्म आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके टर्म में आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा इंटू 4πr² जब हम यहाँ पे ला करके रखेंगे, ये क्या है, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², ये यहाँ रख दो तो कैंसिल 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा r² डिवाइडेड बाई ε0 स्मॉल r²। तो ध्यान रखना ये कन्फ्यूज मत होना आर और स्मॉल आर में। तो कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है और स्मॉल आर जो है वो रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है। जो गॉसियन सरफेस हमने आउटसाइड द सेल मानना था, क्योंकि जो स्फेरिकल सेल जो होगी उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द सेल होगा। अगर अंदर गॉसियन सरफेस मान लेंगे तो उसके ऊपर तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो हमें क्या करेंगे, आउटसाइड में किसी भी रेडियस आर के, जो कैपिटल आर से बड़ी रेडियस होगी, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे भाई। ओके, तो देखिए उसी स्फेरिकल सेल में हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अगर वो गॉसियन सरफेस जो हमने बाहर ड्रा किया था वो ड्रा कर दें हम उसके सरफेस के ऊपर ही, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए गॉस लॉ अप्लाई कर दिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। वही किया हमने, कोस ऑफ थीटा और ई जो सरफेस एलिमेंट एस है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो वही आ गया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4πr² डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू Q/r², Q/ε0। तो 4πr² को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, Q/4πε0r²। तो यहाँ पे Q जो होगा वो सिग्मा की टर्म में निकालेंगे, सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो आर, वो उस केस में क्या था, गॉसियन सरफेस की रेडियस और हमारे पास जो स्फेरिकल सेल की रेडियस डिफरेंस थी, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा/ε0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड जो टाइप आता है हमारे पास टाइप, वो आता है इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अगर गॉसियन सरफेस हम इनसाइड द स्फेरिकल सेल लेके चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, वो इनसाइड द स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो क्या वो वही अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कह रही है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो रिजल्टेंट जो कोस ऑफ थीटा है वो 1 हो जाएगा। तो ई डी एस Q/ε0, डी एस का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4π, कोई भी रेडियस मान ली हमने r डैश, तो 4πr' का स्क्वायर Q/ε0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, 0/4πε0r²। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास हमने अभी बताया था कि जो इनसाइड जो हम जो स्फेरिकल सरफेस हमने लिया था उसके इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जो भी स्फेरिकल सेल हमारे पास है चार्ज जो होगा वो उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनसाइड में चार्ज की वैल्यू 0 है, तो 0/समथिंग 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो इसको जो तीनों हमने निकाले हैं उसके ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू आर बात करें हम, ठीक है, तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
यहाँ यहाँ से अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो आर जो इस पॉइंट पे रेडियस है, आर इनसाइड और आउटसाइड दोनों बराबर होंगी, उस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी। और इनसाइड में जैसे जैसे हम आउटसाइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आएगा। और इस आर और जीरो के बीच की बात करें, यानी कि इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल सेल। इनसाइड में 0, आर इज इक्वल टू आर के ऊपर मैक्सिमम, और जैसे जैसे आउटसाइड में जाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल और क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जैसे जैसे गॉसियन सरफेस की रेडियस को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी भाई। ठीक है, तो ये गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन थी। इसके साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है भाई।